तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो बताऊंगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी या बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है, किसका रहता है दोस्तों। संसद का रहता है, विधानसभा का रहता है, या न्यायपालिका का, या राज्यसभा का। तो दोस्तों हमारी विधानसभा का राज्यपाल होता है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। आप कमेंट कर सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। तो दोस्तों किससे करते हैं, शांति वार्ता से करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम सब बात करते हैं शांति वार्ता। इसके बाद शिक्षा करते हैं, स्कूल में आतंकवादी माध्यम की गतिविधियां करते हैं दोस्तों, नहीं करते। तो राजनीति में करते हैं, नहीं करते। तो फिर किसके द्वारा करेंगे दोस्तों, हत्या और अपहरण के द्वारा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है, 5 हैं या 10 हैं या 13 हैं या 12 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 12 हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, शोषण से बचाव के लिए यह सही है, उच्च जमीन स्तर के लिए सही है, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए, तो हाँ दोस्तों ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं, ये हमारे यहाँ पर उत्तर भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थान। तो देखिए दोस्तों, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना किससे संबंधित है या किसके सहयोग से संचालित होती है। तो यूएनडीपी के सहयोग से संचालित होती है। इसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड में स्थित है यहाँ पे। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया था। तो दोस्तों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी कि हड़प नीति। इसके बाद जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण किसने किया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान में दिया है, हमने यहाँ पर किसने किया कर दिया, किस यानी कि कौन है, तो प्रोफेसर मॉरिस है। इसके बाद देखिए दोस्तों, शिक्षा एवं स्वस्थ खाली स्थान अधोसंरचना के अंग हैं, किसके हैं, सामाजिक विज्ञान के। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम सही जोड़ियों की तरफ। तो देखिए दोस्तों, बहादुर शाह जफर कांग्रेस का विभाजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है मोहम्मद शाह जफर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसका दिल्ली है दोस्तों, सॉरी पहले का दिल्ली है, दूसरे का दोस्तों सही है दोस्तों, पहले का दिल्ली होगा। बहादुर शाह कहाँ का राजा था, तो दिल्ली का था, सॉरी। और दूसरे का पहला ही है, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध कहाँ पर हुआ था, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, या कश्मीर बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, थर्ड वाले का जी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद कॉपरा, और देखिए दोस्तों यहाँ पर हॉलमार्क आप देख ही सकते हैं, हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण से संबंधित होता है। तो कॉपरा कहाँ से हो गया है दोस्तों, तो कॉपरा हो गया दोस्तों यहाँ से, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कॉपरा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए दोस्तों, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा ही होगा कि हमारे जो जापान में अभी भूकंप आया था, 7.4 की तीव्रता का जो रिएक्टर पैमाने पर मापा गया था। तो दोस्तों आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप को मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। इसके बाद स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, बेरोजगारी से आशा है, यानी कि दोस्तों बेरोजगारी से आशा है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ पर काम की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो गई, बेरोजगारी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्यक्ति काम करने योग्य हो तो परंतु कार्य नहीं मिल पाता हो तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वस्तु एवं सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, अब आता है आपका मृदा अपरदन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मृदा अपरदन
यानी बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतु मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने या उखड़कर अनियंत्रित रूप से स्थानांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसा होता है मृदा अपरदन, मैं आपको बताता हूँ। जब दोस्तों हमारे जो खेत होते हैं, जब बरसात होती है तो खेतों से माटी निकल कर कहाँ चली जाती है, जो हमारे यहाँ के झोरे या छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उनमें बहकर चली जाती हैं। उनके बाद वो नदियों में से वो मिट्टी बहकर कहीं और बड़ी नदी में चली जाती है। इसके बाद वो मिट्टी कहाँ पर पहुँच जाती है, या तो बाढ़ आने के कारण खेतों में पहुँच जाती है या कहीं और, या फिर नहीं बाढ़ आती तो वो डायरेक्ट समुद्र में पहुँच जाती है। और दोस्तों ये हो गया बहते जल के कारण। हवा के कारण दोस्तों, जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे जो वहाँ के पहाड़ हैं उनसे तेज हवाएं टकराती हैं, तो वहाँ से जो वहाँ की वो मिट्टी है वो रेत बन के नीचे नीचे दोस्तों जीव जंतु जैसे केंचुआ भी कहीं से कहीं पर मिट्टी को ले जा सकता है। इसके बाद मानव क्रियाएं दोस्तों, मानव द्वारा तो हो ही रहा है भूमि का अपरदन। इसके बाद भूपटल की उपजाऊ भूमि को, ये आपने सामने देख ही लिया, आप लिख ही सकते हैं, को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण मिट्टी का वही मृदा अपरदन कहलाता है। तो आप देखिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकों के प्रयोग से परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों जो हरित क्रांति है, जैसे कि दोस्तों हमारे भारत में हरित क्रांति हुई है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जिन खेतों में कुछ साल पहले 1 क्विंटल गेहूं निकलते थे, आज उन खेतों में 10 क्विंटल गेहूं निकल रहे हैं। तो ये क्या हरित क्रांति के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है दोस्तों। तो इसे ही हम हरित क्रांति कह सकते हैं, या दोस्तों आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उसने बंगाल की जनता को एकता आघात पहुंचाने और हिंदू मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था, जिससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो लॉर्ड कर्जन था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों उसने हमारे भारत में उस टाइम बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। उसी टाइम हमारे भारत में गांधी जी का भी आगमन हुआ था, क्योंकि वो दोस्तों पहले वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में गए थे। उनके कोई जान पहचान के थे, तो उनका केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। उस समय दोस्तों हमारे भारत में जो बंगाल राज्य है उसका जो आप देख सकते हैं, एक अभी बांग्लादेश बन चुका है और एक हमारा वेस्ट बंगाल है। तो दोस्तों उन दोनों में उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया बंगाल को, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे भारत में बंगाल में हिंदू और मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में रहते थे, तो दोस्तों उन्होंने दंगे भड़का दिए। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। तो दोस्तों इसके कारण वहाँ पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको लिखना होगा फूट डालो और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी दोस्तों इनकी, लॉर्ड कर्जन की, और शासन करो, डिवाइड एंड रूल का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल की जनता को एकता किया, यानी कि दोस्तों पहले बंगाल की जनता हिंदू और मुस्लिम एक हो रहे थे, तो इसके और दोस्तों वहाँ के कुछ नेता भी ऐसे थे जिनके कारण बंगाल का विभाजन हुआ। और ये दोस्तों क्या हो गया, सदैव के लिए हिंदू और मुसलमानों के में फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था। तो देखिए दोस्तों ये हो गया। इसके बाद आप देखते हैं आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण। तो दोस्तों हमारे जो इस आंदोलन का तत्कालिक कारण था वो था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस टाइम पर अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे अत्याचार किए जाने लगे थे। हमारे जो भारत की जनजातियां हैं उन पर भी अत्याचार हो रहे थे, और जो हमारे जो देसी शासक थे, रियासत, तो उनके रियासत वो विलय वाली नीति द्वारा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के द्वारा उनके जो छीन लिए गए थे राज्य। और दोस्तों
तभी इसी टाइम पर दोस्तों हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी संघर्ष कर ही रही थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसी टाइम पर मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस भरने से इनकार कर दिया था। तो इसी कारण यह तत्कालिक कारण बना गया और फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। तो दोस्तों यही था इसका कारण। और दोस्तों मैं इसको आपसे ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता सकता क्योंकि आपका क्वेश्चन छोटा सा आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अब आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अब आता है हमारा 5वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना देश में 1 अप्रैल और 31 मार्च में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मैट्रिक मूल्य को जोड़कर की जाती है। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाएगी? तो दोस्तों एक वर्ष में 1 अप्रैल और 31 मार्च में उत्पादित यानी जो कंपनियों द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जाएगा तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर यानी जो सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उनके जो रेट होती है उन्हें जोड़कर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों वे व्यक्ति जो वर्तमान में मजदूर की दर पर काम करने को तैयार होता है, वे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होते हैं परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और बेरोजगार के अवसरों में असमानता बढ़ती जाती है और इसमें श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। यानी कि दोस्तों जब एक काम हो दोस्तों उसमें एक व्यक्ति की ज़रूरत हो और उस काम को 2 व्यक्ति कर रहे हों तो वहाँ पर बेरोजगारी ऐसी इस जैसी समस्या आएगी। यहाँ पर असमानता हो जाएगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए काम थोड़ा सा है और व्यक्ति 2 हैं, इसीलिए यह बेरोजगारी की स्थिति का कारण बनते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसी ही स्थिति में कुछ व्यक्ति कार्य करने योग्य होते हैं परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है और इन्हीं लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अधोसंरचना के प्रकार। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर अधोसंरचना से आशय उन सुविधाओं क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो उत्पादन के अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकसित एवं दैनिक जीवन में सहायक होती हैं। तो देखिए दोस्तों अधोसंरचना के प्रकार इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, आर्थिक अधोसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना। तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं आर्थिक अधोसंरचना। आर्थिक अधोसंरचना जो मुख्यतः शक्ति यातायात एवं दूरसंचार से संबंधित होती है को आर्थिक संरचना कहा जाता है। जैसे रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, विद्युत केंद्र आदि को आर्थिक संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इन्हें बुनियादी या आर्थिक सुविधाएं भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से अधोसंरचना जो मुख्यतः यातायात या दूरसंचार यानी दोस्तों सड़क जो यातायात से संबंधित होती है, रेल जो कि यातायात से संबंधित होती है, बंदरगाह जो कि यातायात से संबंध होते हैं और दूरसंचार जैसे दोस्तों हवाई अड्डे भी यातायात से संबंधित होते हैं। दूरसंचार, बांध, विद्युत आदि की रचना करके जो आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है या सुविधाएं इनकी बुनियादी आर्थिक सुविधाओं को कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों सामाजिक अधोसंरचना क्या है? तो देखिए दोस्तों सामाजिक अधोसंरचना मानव संसाधन का विकास करने एवं मानव पूंजी निर्माण करने की सहायता होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि इसके अंग होते हैं और इनसे समाज को कुशल, निपुण और एवं स्वास्थ्य जनशक्ति प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों जब हमारे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि की महत्वपूर्ण यानी कि उच्च स्थिति होगी तभी हमारा जो समाज है वो निपुण रह सकता है किसी भी काम करने में और वो स्वस्थ हो सकता है, उसे किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हो सकती है। इससे कार्य दक्षता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जब ये स्थिति बनेगी तो दोस्तों क्या होगा, जब व्यक्ति एक घंटे में दोस्तों एक साधारण एग्जांपल लेता हूं जो कि आपको समझ में भी आ गया। जब एक घंटे में आदमी 50 चॉकलेट बना रहा है, 50 चॉकलेट जो कि आप दुकान से लेते हैं, तो अब दोस्तों व्यक्ति एक घंटे में कितनी चॉकलेट बनाएगा? 75 या 100 चॉकलेट बनाएगा। तो यही है उनकी कार्य दक्षता, यानी कि वो जब एक समय में इतना कार्य कर रहे थे किसी बीमारी या किसी शिक्षा के अभाव में, लेकिन अब वो कितना कार्य कर सकते हैं? इतना कार्य कर सकते हैं, 75 से 100 चॉकलेट्स बना सकते हैं उसी एक घंटे में। तो उसकी कार्य दक्षता बढ़ गई। इसके बाद जिससे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन में तेजी से बढ़ावा होगा, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला।
अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्षेत्र आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि। यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद होते हैं उन्हें परिवर्तित करके किसी दूसरी वस्तु में चेंज किया जाए, परिणाम स्वरूप लोहे को मशीन के रूप में, लोहे को सरिया के रूप में, कपड़े को कपास के कपड़े के रूप में, कपास को कागज के रूप में भी बदला जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार से हम प्राथमिक क्षेत्र, इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं जहाँ प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। और उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं लोहे से मशीन बनाना। इसके बाद देखिए दोस्तों, उपभोक्ता शोषण के किन्हीं दो प्रकार समझाइए। उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार निम्नलिखित हैं, इस प्रकार लिखिएगा आप भी दोस्तों, और इसी प्रकार की आप भी हेडिंग डालिएगा, ऐसे हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है। तो देखिए दोस्तों, ऊंची कीमतें, प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी की कीमत लेते हैं। इसके बाद मिलावट एवं अशुद्धता। तो दोस्तों यहाँ पर मिलावट का आशय है वस्तु में कुछ सस्ती वस्तुओं को मिला देना। जैसे कि दोस्तों कोई वनस्पति चावल है, उसमें आप कंट्रोल का चावल थोड़ा अच्छा वाला मिला देंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और दोस्तों वो 100 रुपये किलो ही बिकेगा यही। और इससे कई बार उपभोक्ता को, यानी जो खरीदने वाला होता है, उसको हानि होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एकाधिकार, मोनोपोली क्या है दोस्तों, एकाधिकार से आशय क्या है। तो दोस्तों इंग्लिश में इसे मोनोपोली कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण पर किसी एक उत्पादक या एक समूह का एकाधिकार होना। तो दोस्तों एकाधिकार एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, जो कि हमारे भारत में अक्सर देखी जाती है। तो आप इसे कैसे समझेंगे। तो दोस्तों आप समझेंगे इसमें, आपके गांव, आप एक गांव में रहते हैं या आप एक शहर में रहते हैं, आप एक कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी दुकान है और कोई भी दुकान वहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप उसी दुकान पर जाएंगे क्योंकि वो पास में है। तो अगर वो जो वहाँ का दुकानदार है वो आपको वस्तुओं को ऊंचे दाम पर दे सकता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं है या आपके गांव में कोई भी दुकान नहीं है, तो वो आपको ऊंचे दाम पर दे सकता है। यानी कि हम एक चॉकलेट का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वहाँ पर 1 रुपये की चॉकलेट दो मिलती हैं, लेकिन वो देता कितनी है, एक की एक ही देता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर लिया उसने, एकाधिकार उसका स्थापित हो गया उस क्षेत्र में। तो दोस्तों इसे ही एकाधिकार कहते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे दो वस्तु मिल रही हैं किसी दुकान पे जाके दूर वाली पे, और वहाँ पे एक वस्तु मिल रही है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, इस क्षेत्र में उसका एकाधिकार हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लिखा ना, किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण पर किसी एक उत्पादक या एक उत्पादक समूह का एकाधिकार होना। एकाधिकार की स्थिति में उत्पादकों की कीमत या वस्तु की गुणवत्ता या उपलब्धता से संबंधित मान हानि करते हैं, वे उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों उपभोक्ताओं से शोषण तो कर ही पाएंगे, क्योंकि जब वो पहले एक ही वस्तु यानी एक चॉकलेट 1 रुपये में 2 ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक की एक ही मिल रही है, तो यहाँ पर आधे रुपये का क्या हुआ दोस्तों, 50 पैसे का नुकसान हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे श्वेत और पीत क्रांति के बीच अंतर। तो देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकटतम संबंध है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का कैसे है, जैसे कि दोस्तों गाय भैंस होती हैं तो वो दूध मूध देती हैं, इसके कारण क्या होता है, श्वेत क्रांति बढ़ती है। इसे ऑपरेशन ब्लड के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद पीत क्रांति क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, ऐसा कैसा ही लिख देना है। पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से है। इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुशासन और विकास करने की रणनीति पीत क्रांति कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आप रबी की और खरीफ की फसलों में अंतर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो ज़्यादा ही बड़ी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनसे आपके लगभग 50% क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, रबी और खरीफ की फसल में अंतर। तो देखिए दोस्तों, खरीफ की फसल क्या है दोस्तों, आप इस प्रकार ही लिखें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका पूरा एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए दोस्तों, यह फसल मानसून ऋतु में, तो देखिए दोस्तों यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू होती है। इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली आदि हैं। यानी कि दोस्तों आप खरीफ की फसल कह सकते हैं जो पानी के टाइम पर आती है, सान वाली फसल जो कि हम सान के टाइम पर बोते हैं। इसके बाद सेकंड है इसका, इन फसलों
के पकने में कम समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है, क्योंकि दोस्तों पानी के कारण सड़ जाती हैं वस्तुएं, जो हमारी फसलें हैं वो। इसके बाद ये फसलें दिसंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इसके बाद आती हैं अब रबी की फसलें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती हैं। जैसे कि अभी शरद ऋतु चालू है, तो अभी कहीं कहीं पर धनिया भी बो रही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, धनिया जैसे तेल निकालने वाले बीज आदि। इसके बाद इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, अधिक समय लगता है। इसके बाद इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। दोस्तों, जो हमारे बरसात के समय फसलें बोई जाती हैं उनमें कम निकलता है, लेकिन इनमें ज़्यादा मुनाफा होता है हमको। ये फसलें मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं का टाइम रहता है, तभी ये फसलें काटी जाती हैं। इसके बाद सामाजिक वानिकी योजना क्या है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सामाजिक वानिकी योजना, वृक्षारोपण की यह योजना विश्व बैंक के वित्तीय सहायता से प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों, जो हमारी वर्ल्ड बैंक है वो यहाँ पर हमें सहायता प्रदान करती है वृक्षारोपण के लिए, यानी कि लोन देती है। और इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकरण वानिकी के अंतर्गत खेतों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है या किया गया है। हर बच्चे के लिए एक पेड़ स्कूल या कॉलेज में यह नारा विकसित किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। इसके बाद इन महोत्सवों का प्रचार प्रसार का कार्य वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एक पेड़ नहीं लगाया है तो आप पहले जाके एक पेड़ लगाएं, इसके बाद ये वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का जल संग्रह क्यों जरूरी है? संग्रहण। तो देखिए दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां यह भूमि पर गिरता है। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है, स्रोत झरने का प्रमुख आधार वर्षा ही है। इसके प्रमुख लाभ निम्न हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लाभ क्या क्या हैं? इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल की उपयोग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद इसे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस ढंग से जल संग्रहण के परिणामस्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की भी स्थिति नहीं रहती है। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के कोई 3 उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका उत्तर, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र जी बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1985 में इसके निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे। कौन कौन से बताए थे? तो देखिए दोस्तों, साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हितों के कार्य संकलन, ऐसे सभी व्यक्तियों ने परस्पर घनिष्ठता एवं मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया। इसके बाद अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति, धर्म और प्रांतीयता के सभी संभव पूर्व ग्रहों को सीधे मित्रता पूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह से विकसित और संगठित करना था। एक दोस्तों तत्कालिक कारण है, तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रमाणित लेखा जोखा तैयार होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जिन दिशाओं में और जिन तारीखों से अगले 12 महीने में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, उनका निर्धारण करना था। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारे यहाँ पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आ गई है। 16वां क्वेश्चन है नाना साहब पर। नाना साहब कौन थे दोस्तों? नाना साहब दोस्तों जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, बिधुर में निवास करते थे और पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन एवं उपाधि से वंचित कर दिया। अतः नाना ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपी और आजिमुल्ला नाना साहब के विश्वास पात्र सेना नायक थे, जो कि दोस्तों तात्या टोपी हमारे यहाँ के आरोन के जंगल में पकड़े गए थे, आरोन और राधोगढ़ के जंगल के बीच में। तो दोस्तों मैं भी वहीं पे रहता हूँ बीच में। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कोई 3 कारण। तो देखिए दोस्तों, वहां पर एक था शिक्षा का अभाव और कुशल नेतृत्व का अभाव था दोस्तों, और क्या था?
अब आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, जिससे यह असफल हो गई थी। तो दोस्तों ये कुछ कारण इस प्रकार का था कि जब कुछ महिलाओं के द्वारा ये आंदोलन कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों उस समय पर जो हमारे जो तत्कालिक कारण था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था जब 1857 की क्रांति हुई थी, क्योंकि दोस्तों उस समय एक बावर्ची था जो कि यह बना रहा था, और जो वो गोलियां बनाता था कारतूस वाली, तो उनकी जो बात है ये किससे कह दी थी, उन जो कि ब्राह्मण समाज के जो सैनिक थे उनसे कह दी थी, और इसलिए यह सत्याग्रह तत्कालिक कारण बन गया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति की असफलता एवं अन्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव। दोस्तों जो कि मैंने बताई दिया, विद्रोही नेताओं ने में सैनिक कुशलता एवं असंगठित होकर कार्य करने तथा क्रांति संचालन की क्षमता का अभाव था। इसके बाद दोस्तों, क्रांतिकारियों ने वीरता तथा साहस की भावना का अभाव था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया? तो देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड स्पिन ने भारतीय भेदभाव को तो देखिए दोस्तों, इल्बर्ट बिल क्या था? तो लॉर्ड स्पिन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इस विधि सदस्य इल्बर्ट ने इस विधि को किसने तैयार किया था? इल्बर्ट ने तैयार किया था, अतः इल्बर्ट बिल कहा जाता है, इनके नाम पर ही इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था, और इल्बर्ट बिल प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था, और भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया और काला कानून कहा माना, अतः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा, और भारतीयों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि दोस्तों उस समय जो यूरोपियों का केस भारतीय जज नहीं लड़ सकते थे या ले सकते थे। इसके बाद सहायक संधि क्या थी और इसे किसने लागू किया था? तो दोस्तों यह लॉर्ड वेलिंगली के टाइम पर आई थी सहायक संधि। तो दोस्तों सहायक संधि थी कि जो भी राज्य सहायक संधि अपना लेगा उसे अपने सैनिक, यानी जो दोस्तों उसकी सेना थी उसको भंग करना होगा, और जो ब्रिटिश की सेना थी उसे ही अपने पास रखना होगा, और उसी को उसकी सेना देना होगा, जिसके कारण दोस्तों जो अंग्रेजों के पास थी वो सैनिक शक्ति भी हो गई थी, और उनका धन भी नहीं लगा था, और उनका पैसा भी नहीं लगा था दोस्तों। इसके दोस्तों, लोहा और इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग हैं। किसी भी देश के उद्योगों में की जाती है, क्या इसका उपयोग किया जाता है? किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का यह आधार स्तंभ होता है, और दोस्तों यह आधुनिक औद्योगिक ढांचे का आधार और राष्ट्रीय शक्ति का मानदंड होता है। और लोहा इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइनें, यातायात के साधन, रेल पुल, जल पान, अस्त्र शस्त्र एवं कृषि यंत्र आदि बनाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन, परिवहन से क्या आशा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आप आंसर जरूर कर लें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल परिवहन, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं परिवहन से आशय और इसके साधनों को संक्षिप्त में समझाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं परिवहन, जो कि हम एक स्थान से सामान को दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं, या आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे ही परिवहन कहते हैं। तो दोस्तों इसके प्रकार होते हैं रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो आप इन पर आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद संचार से क्या आशय है? तो दोस्तों संचार से आशय है कि हम हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को संचार ही कहते हैं। तो दोस्तों हम संचार के माध्यम से ही हमारी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विदिन अ सेकंड में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद डाक सेवाएं हैं, विदेशी तार हैं, टेलीफोन है, रेडियो है। इसके बाद फैक्स है, इंटरनेट है, और दोस्तों इंटरनेट इसका आधुनिक क्या है? स्वरूप है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सूखा और बाढ़ किसे कहते हैं? आप इसे भी आराम से लिख सकते हैं। आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का कारण लिखिए। तो दोस्तों ये था आज का। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिला, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।